बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आपका एक और अहम टॉपिक फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 और उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टैचोमेट्री। कहने को तो ये एक वर्ड है लेकिन अपने अंदर बहुत सारी कैलकुलेशंस रखता है। तो स्टैचोमेट्री क्या है, स्टैचोमेट्री का हमारी लाइफ में बहुत कितना इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। याद रहे ये एक लेक्चर नहीं होगा, कोशिश करेंगे 2 लेक्चर्स में हमारा ये वाइंड अप हो जाए 2 पार्ट्स में। अगर 2 पार्ट्स में नहीं होता है तो फिर हम इसको 3 पार्ट्स में ले जाएंगे, जिसमें आप लिमिटिंग रिएजेंट जो है मे बी वो अलग हो जाए या फिर हम स्टैचोमेट्री कंप्लीट करके इसको लिमिटिंग रिएजेंट को देखेंगे। तो बच्चों, हम अपने लेक्चर से शुरू करते हैं स्टैचोमेट्री की डेफिनेशन से। स्टैचोमेट्री क्या है? स्टैचोमेट्री असल में वर्ड कहाँ से आया? तो हम अगर स्टैचोमेट्री से शुरू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये 2 अल्फाज हैं, 2 लेटर्स हैं। ये लैटिन में नंबर 1 पहला स्टैचियोन। स्टैचियोन जो है इसका मतलब होता है इक्वल। क्या है? इक्वलिटी, इक्वल, ठीक है। प्लस मैट्रा। मैट्रा जो है इसका मतलब होता है टू मेजर, नाप तोल करना। कुछ बुक्स में आपको स्टैचियोन इस तरह भी मिलेगा, स्टैचियोन, स्टैचियोन। इसके लिए आपको वर्ड ये मिलेगा, एलिमेंट है, बिल्कुल है। ये भी हम बाकी मेट्रा मेजरमेंट को कहा जाता है, मैट्री भी मेजरमेंट को कहा जाता है। तो इस वर्ड का मतलब है टू मेजर ऑन इक्वल बेसिस, ये है, या टू मेजर द प्रॉपर्टी, टू मेजर द एलिमेंट्स, ठीक है। ये अल्फाज हो गए, ये मतलब हो गया। अब हम देखते हैं कि स्टैचोमेट्री एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है विच डील्स, जो ताल्लुक रखती है, विच डील्स विथ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ, किस चीज़ का रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ reactants and products, provided by या shown by a balanced equation। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री तो कह सकते हैं इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ब्रांच है विच डील्स, जिसका ताल्लुक है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप को स्टडी करवाता है। किसका रिलेशनशिप? ऑफ इक्वल अमाउंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का है प्रोवाइडेड, जो कि हमें मिला हुआ होता है, जो हमें मालूम होता है, बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस इक्वेशन मिली, उसके ज़रिए जो हमें रिलेशनशिप मिला रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, बराबर अमाउंट का, इक्वल अमाउंट का, तो उसको हमने स्टडी किया, उसको हमने प्रैक्टिकली यूज़ किया। अब ये समझो क्या है? स्टैचोमेट्री,
ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं और इसमें हम देखेंगे कि स्टैचोमेट्री किस तरह, बैलेंस इक्वेशन क्या चीज़ है। इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले जो चीज़ सीखनी है, जो चीज़ आपको कंफर्म करनी है, वो क्या है? वो है इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन बाद में आएगा, पहले हम देखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन के लिए आप कह सकते हैं कि ये एक केमिकल स्टेटमेंट है। क्या है ये? केमिकल स्टेटमेंट विच एक्सप्रेसेस, जो बताता है, एक्सप्रेसेस द केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज बाय मीन्स ऑफ सिंबल्स। एक इक्वेशन एक जुमला है, स्टेटमेंट है, पर केमिकल स्टेटमेंट है। ये केमिस्ट्री वाला ही समझ सकता है। सिंबल्स के जरिए लिखते हैं ना, H2 हाइड्रोजन गैस, H हाइड्रोजन एटम। अब आम आदमी तो नहीं समझ सकता। तो इस तरीके से आप जब इस सिंबल्स में किसी रिएक्शन को, भाई हमने हाइड्रोजन लिया, उसका रिएक्शन हुआ ऑक्सीजन के साथ, H2+O2 लिखा, फिर हमने एरो दिया और फिर हमने H2O लिख दिया। तो अब ये केमिस्ट्री वाला इसको समझ सकता है कि हमने कौन सी चीज़ें आपस में रिएक्शन के लिए उठाई, या यूँ कह लें कि इसका रिएक्शन हुआ, फिर उसमें से क्या चीज़ बनेगी, आया रिएक्शन होगा भी नहीं। लेकिन इक्वेशन जो है वो ये नहीं बताती, बस वो ये बताती है दो चीज़ें मिलाओगे, कंडीशंस, हालात वगैरह। इक्वेशंस की डिलिमिटेशंस भी हैं। तो ये सिर्फ बताएगा कौन से आपने चीज़ें उठाई, रिएक्शन हुआ और हुआ तब फिर कौन सी चीज़ बनी। तो इसको अगर आप बाय मीन्स ऑफ सिंबल, आप सिंबल्स में लिखते हैं और आप पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो आप समझ लें कि आपने क्या लिखा है, एक इक्वेशन आपने लिखी है। अब इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं देखें। H2 ये लिखा, O2 और हमने यहाँ लिख दिया 2H2O। अब यहाँ पर छोटे छोटे से सिंबल्स, मतलब G लिखा होगा, L लिखा होगा, या फिर क्या होगा, S लिखा होगा। तो याद रखेंगे छोटे ब्रैकेट्स में जो होता है G लिखा हुआ है तो समझो स्टेट कौन सी, फिजिकल स्टेट, गैस है। और अगर L लिखा हुआ है तो समझो कौन सी स्टेट में है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, ये लिक्विड स्टेट में है। अगर S में, S छोटी ब्रैकेट्स में, तो समझ लो ये किस में होगा, सॉलिड्स में। और अगर AQ ये भी कभी कभी लिखा हो, इसका मतलब होता है एक्वस, AQUOUS, एक्वस आप किसको कहते हैं, वाटर। तो ये अक्सर वाटर सॉल्यूशन अगर है तो वहाँ पर AQ लिखा होता है। तो ये केमिकल स्टेटमेंट बता रहा है कि आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया, रिएक्शन हुआ, एरो रिएक्शन के होने को जाहिर कर रहा है, और H2 बन गया। तो ये है केमिकल स्टेटमेंट। अब हम अगर और थोड़ा सा इसको गौर से समझें, इस केमिकल स्टेटमेंट को आम आदमी तो नहीं, वो तो ये कहेगा भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाओ वाटर बनेगा, तो वो इंग्लिश में लिख देगा, आपने शॉर्ट में लिख दिया, तो ये केमिकल स्टेटमेंट है। इसको आपने क्या कहा, इक्वेशन कहा। तो इक्वेशन में आपको आम तौर पर याद रखें कि आपको इक्वेशन में जब भी आप लिखेंगे, टू साइड्स आपको कंसिडर करनी पड़ती हैं, टू साइड्स आपको लेनी पड़ती हैं, ठीक है। ये G हो गया, ये भी G हो गया, ये स्टेट जो मैंने आपको अभी बताई वो लिखा, फिर आपने एरो दे दिया। अब उसके बाद आपने यहाँ पर 2H2O लिख दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया L, ठीक है, ये छोटा सा L आपने दे दिया। अब इसको हम समझते हैं इक्वेशन में क्या क्या है। इक्वेशन हमें बता रही है, इक्वेशन में आपको दो चीज़ें टोटल मिलेंगी। इक्वेशंस की हमेशा, केमिकल इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं, एक इसकी होती है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी इसकी कौन सी होती है, राइट हैंड साइड।
एक लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरी कौन सी है, राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी भी चीज़ें आप रखोगे, जितने भी आप सिंबल्स रखोगे, इनको क्या कहोगे, रिएक्टेंट्स। और राइट हैंड साइड पर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट्स। ये रिएक्शन से पहले चीज़ें होती हैं और ये रिएक्शन के बाद में, इनकेस रिएक्शन हो जाए तो बच्चों अब हम देखते हैं इक्वेशन हमें बता रही है। देखो ये रिलेशनशिप्स हैं, आपने मोल और एवोगेड्रोस नंबर तो पढ़ रखा है। केमिकल इक्वेशन में या तो आप आमतौर पर टर्म इस्तेमाल करते हैं रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, फिर इनकी क्वांटिटी जब भी आप उठाएं, याद रखें यहाँ कभी मॉलिक्यूल टर्म यूज़ नहीं करना है, यहाँ कभी एटम वर्ड यूज़ नहीं करना। अगर एटम भी हैं तो आपने यहाँ टर्म यूज़ करना है मोल। क्या यूज़ करना है, मोल। तो क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मोल होगी। फिर मोल का मास आपको पता है, आप किस में लिखते हैं, यू एक्सप्रेस इट इन ग्राम्स, तो आप इसको ग्राम्स में लिखते हैं। तो यहाँ पर अमाउंट जो आपने लिखी, आपने देखा कि ये 2 मोल्स हैं, मतलब एक मॉलिक्यूल, एक एटम, एक आयन, एक मोल है। इक्वेशन कहती है एक मोल है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो एक है। अब ये कह रही है 2 मोल, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड or treated with 1 mole of oxygen and they produce 2 moles of H2O, ये बता रही। तो अब देखते हैं आखिर इसका रिलेशनशिप क्या है। देखें हाइड्रोजन का मास तो आपको आता है, 1 मोल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन है तो 1 ग्राम। फिर देखें 2 × 2 कितना हो गया, 4। इट मीन्स 4 एटम्स, 4 मोल्स एटॉमिक हाइड्रोजन। अगर यूँ ना कहें तो फिर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल हाइड्रोजन का जो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का 2 ग्राम का है, तो फिर 2 की अमाउंट कितनी हो गई, यूँ कह लें 4 ग्राम्स। ऑक्सीजन 16 + 16 करोगे कितना होगा, 32 ग्राम्स हो गया। वाटर आपको पता है 2 मोल्स हैं, इनटू 18 कर दोगे तो आपको पता है। अब देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पर मैं 4 × 32, 4 + 32 करता हूँ तो ये बनता है 36 ग्राम्स। कितना बना, 36 ग्राम्स। यहाँ पर जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो 2 × 18 किया तो 36 ग्राम्स बना। अब देख लो, अब इक्वेशन सिंपली आपको बता रही है कि आपने रिएक्टेंट्स जो उठाए, रिएक्टेंट्स कौन से थे, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन थे। रिएक्शन ये जितनी आपने अमाउंट, देखें आपने अमाउंट कितनी उठाई, 36 ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट्स उठाए। और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद अगर होता है तो रिएक्शन, यहाँ याद रखें इक्वेशन जो है ना वो ये नहीं बताती कि रिएक्शन नहीं होगा क्या होगा, बस ये कहती है रिएक्शन होगा। इक्वेशन ये कहती है रिएक्शन हुआ और ये 36 ग्राम आपको प्रोडक्ट। तो ये इक्वेशन बता रही है जितने रिएक्टेंट्स आप उठा रहे हैं उतने आपको क्या मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और जहाँ आप देखें अमाउंट दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। अब ये इक्वल अमाउंट क्यों हुई, क्योंकि हमने जितने रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी उठाई ग्राम्स में उतनी ही प्रोडक्ट्स की मिली। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको याद है, वो यहाँ इक्वेशन फॉलो करती है, बैलेंस इक्वेशन। तो इक्वेशन कह रही है कि अगर आप 4 एटम रिएक्टेंट्स साइड पे हाइड्रोजन के उठाते हैं तो प्रोडक्ट साइड पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम ही होंगे। देखो 6 नहीं हुए, 8 नहीं हुए, 2 नहीं हुए, उतने ही हैं। 4 इस तरफ हैं, 4 इस तरफ चले गए, मतलब जितने रिएक्टेंट के एटम थे मुकम्मल प्रोडक्ट की साइड पे चले। प्रोडक्ट भले कुछ भी बना लें, वो हो सकता है, केमिकल चेंज आएगी, अमाउंट, नंबर ऑफ एटम्स ये चेंज नहीं होगा। मैटर की अमाउंट कांस्टेंट होती है बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन, और इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हो। 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, एक वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, तो ये अमाउंट हमें पता चला कि ये इक्वल इस वजह से आ रही है कि जितने एटम रिएक्टेंट साइड पर थे, जितने एटम रिएक्टेंट साइड पर थे उतने ही हमें किस साइड पे मिले, प्रोडक्ट साइड पे मिले। लिहाजा मास दोनों तरफ क्या हो गया, सेम हो गया। मोल्स हैं, सेम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन अमाउंट इन ग्राम्स क्या होगी, वो सेम हो जाएगी। तो अब इससे आपको एक फायदा हो गया, हमें इक्वेशन बता रही है जितने रिएक्टेंट उठाओगे उतने आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट में। सादा लफ्जों में ये है स्टोइचियोमेट्री। तो स्टोइचियोमेट्री कहती है कि जितने रिएक्टेंट उतने प्रोडक्ट मिलेंगे। अब
जितने प्रोडक्ट बनाना चाहते हो अमाउंट, उतनी अमाउंट किसकी उठानी है, रिएक्टेंट, यूँ कह लो। तो आप देखो मैं इसको यूँ मिटा देता हूँ। भाई मेरे पास है रिएक्टेंट्स 36 ग्राम्स, कितने हैं 36 ग्राम्स। तो मेरे पास प्रोडक्ट कितनी आएगी रिएक्शन के बाद, ऑटोमेटिकली जितने रिएक्टेंट होंगे उतने प्रोडक्ट। तो अगर आपको सिर्फ रिएक्टेंट मिले हुए हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपको प्रोडक्ट कितनी मिलेगी, 36 ग्राम्स, क्योंकि रिएक्टेंट 36 है। चले अब मुझे प्रोडक्ट्स फर्ज करो बनाने हैं, मुझे कहा गया 36 ग्राम्स आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, तो आपको रिएक्टेंट्स कितने उठाने पड़े, हाउ मच अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स यू आर रिक्वायर्ड। तो मैं उनको कहूँगा मुझे भाई 36 ग्राम्स आप रिएक्टेंट दे दो, मैं आपको प्रोडक्ट 36 ग्राम्स बना के देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है जिसमें इक्वल अमाउंट्स आपको मिल रही हैं, ये कैसे मिल रही हैं, ये अगर हमें तुक्के पे हमें कहा जाए, हम प्रिडिक्ट करें कि भाई 40 ग्राम वाटर बनाना है तो कितने ग्राम रिएक्टेंट्स होंगे, ऐसे जनरली हम तो नहीं कहेंगे, ये हमें पता किसने बताया, बैलेंस इक्वेशन ने। तो बैलेंस इक्वेशन वो चीज़ है जो आपको ये बताती है जितने आप रिएक्टेंट उठाओगे उतने आप प्रोडक्ट। ये आपने कैसे प्रेडिक्ट किया, इक्वेशन की मदद से किया, आप खुद नहीं कर सकते थे, तो इसलिए। और ये भी आपको इक्वेशन ने बताया कि अगर आप 36 ग्राम H2O बना रहे हो तो उसके लिए आपको हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स अमाउंट चाहिए, 4 ग्राम, और दूसरी ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 32 ग्राम्स। क्या आप ये डायरेक्ट बता सकते हैं कि हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 150 ग्राम्स ऑफ द वाटर, पॉसिबल नहीं। तो किसने बताया, बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अब अगर आप देखो दोनों की, यहाँ इसको बैलेंस क्यों कह रहे हो, जितने एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पर हैं उतने ही एलिमेंट किस तरफ है, प्रोडक्ट साइड में। तो एक बैलेंस इक्वेशन को आमतौर पर ये इस रिलेशनशिप को जाहिर करता है, जो हमें ये बताता है कि जितने रिएक्टेंट उठाओगे उतने प्रोडक्ट, या यूँ फिर कह लो कि जितने जितने रिएक्टेंट उठाओगे एक पर्टिकुलर रेशो के साथ, अमाउंट के साथ उनका रिएक्शन होगा और हमें प्रोडक्ट कितनी मिलेगी, ये बताए। अब इस स्टडी को, इस सारी इंफॉर्मेशन को जो हमारे फायदे की है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टैचियोमेट्री। क्या कहते हैं इसको, स्टैचियोमेट्री कहते हैं। ये है स्टैचियोमेट्री, हमारी सिंपल तरीका, सिंपल मेथड। रिएक्टेंट जितने उठाओ उतने प्रोडक्ट, कितने रिएक्टेंट कौन सा कितना उठाना है, कौन सा कितना उठाना है और क्या प्रोडक्ट बनेगी, ये हो गए। अब आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, थोड़े से बुक्स में पढ़ोगे मिल जाएंगे। एडवांटेजेस ऑफ इक्वेशन क्या है कि अगर हमें रिएक्टेंट्स की अमाउंट मिली हुई है तो हम प्रोडक्ट की अमाउंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पहला एडवांटेज। इफ द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज प्रोवाइडेड देन वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स। इफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड देन वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, ये हो गया एक एडवांटेज। द सेकंड एडवांटेज, how reaction will occur, it means what kind of the products will be provided। तो ये रिएक्शन बताएगा कि कौन से रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट कौन सी बनेगी। तो हमें अगर रिएक्टेंट्स मिले हुए हैं हम प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, इक्वेशन का एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, आपने कितना, कौन सा रिएक्टेंट कितना उठाना है, कौन सा रिएक्टेंट कितना, हाउ मच अमाउंट ऑफ द फर्स्ट रिएक्टेंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ द सेकंड रिएक्टेंट you will take, and how much amount of the type of the product or products you will get। आपको इतना पता हो एक रिएक्टेंट कितना उठाया, दूसरा कितना उठाया, प्रोडक्ट आपको कौन कौन सी मिलेंगी और कितनी कितनी मिलेंगी। ये हैं एक इक्वेशन की एडवांटेजेस, बेनिफिट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। इक्वेशन के डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस ये हैं, ये इक्वेशन सिर्फ ये कहेगी भाई आपने ये उठाया, रिएक्शन हो गया, H2O बन गया। अब देखो क्या आप हवा में देखते हैं, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन में मिले हुए भी हैं, मिक्स भी होते हैं, रिएक्शन होता है। बैठे बैठे घर में ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाए एयर में से, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इस इक्वेशन में ये डिसएडवांटेज है कि रिएक्शन आया होगा या नहीं होगा, ये इक्वेशन नहीं। इक्वेशन कहती है हर दफ़े रिएक्शन होगा। उसके बाद इसमें आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सी कंडीशंस, क्योंकि कंडीशंस भी तो है ना, कैटलिस्ट भी है, ठीक है,
बहुत सारी चीज़ें हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, फलां चीज़ें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर वो इक्वेशन उसकी मोहताज नहीं है। दूसरा ये इक्वेशन ये कभी भी नहीं बताएगी आपने यहाँ रखा आया इन एक्चुअल प्रैक्टिस रिएक्शन होता है या नहीं होता है। कंडीशंस की भी मतलब यहाँ कोई इक्वेशन में कोई गुंजाइश नहीं, ना भी लिखो इक्वेशन कहती रिएक्शन हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा ये है कि हर दफ़े जो भी चीज़ें इक्वेशन में लिखोगे समझो रिएक्शन हो, अब आम हालात में रिएक्शन होता है या नहीं होता है ये इक्वेशन नहीं बताएगी, ठीक है। तो इस तरह इक्वेशन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ में इसमें हम एक्चुअल प्रैक्टिस में इनको देख सकते हैं। तो बच्चों ये जो बराबर अमाउंट है रिएक्टेंट की, कितने रिएक्टेंट लिए कितने प्रोडक्ट, जो है बैलेंस इक्वेशन बता रही है, इसको आपने क्या कहा, स्टैचोमेट्री कहा। अब क्लियर हो गया होगा आपको स्टैचोमेट्री का टॉपिक जी। तो बच्चों कंडीशंस क्या हैं स्टैचोमेट्री की। पहली कंडीशन, ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। याद रखो जब भी स्टैचोमेट्री करो, स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस करो, वहाँ पर आपको इक्वेशन बैलेंस आपको मिली हुई हो। अगर मिली हुई है तो कर सकते हैं, अगर नहीं मिली हुई अनबैलेंस है, अव्वल तो होता नहीं है, तकरीबन कैलकुलेशंस में बैलेंस इक्वेशंस मिलती हैं, पर जहाँ ना हो तो आप इक्वेशन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे। बैलेंस ऑफ इक्वेशन सिंपल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड आप 9th में पढ़ चुके हैं। मेरा इस पर एक और लेक्चर मौजूद है, उसको आप देखेंगे। उसमें इक्वेशन बैलेंसिंग का मेथड पूरा डिफाइन किया गया है और स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वो मौजूद है। तो ये चीज़ पहली हो गई, फर्स्ट कंडीशन, कि आप जब भी स्टैचोमेट्री करो तो क्या होना चाहिए, आपको उसकी बैलेंस इक्वेशन मिली हुई हो, ये याद रखें। अब आते हैं सेकंड कंडीशन, बहुत अहम, नंबर 2। दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं इसमें। ये कह रहा है कि नो साइड रिएक्शन शुड ऑकर। हमेशा स्टैचोमेट्री वहाँ करोगे जहाँ कोई साइड रिएक्शन ना हो, ये याद रखना बच्चों। साइड रिएक्शन अगर हो गया तो फिर समझो हमारी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, हम स्टैचोमेट्री नहीं कर पाएंगे। हमें साइड रिएक्शन को जहन में रखना है कि ये नहीं होना चाहिए, नो साइड रिएक्शन शुड ऑकर। तो सेकंड कंडीशन कौन सी है, नो साइड रिएक्शन शुड ऑकर। साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी इक्वेशन आप उठा रहे हो जहाँ साइड रिएक्शन भी है तो आप एग्जैक्ट अमाउंट ना प्रोडक्ट की कैलकुलेट कर सकते हो ना ही किसी रिएक्टेंट की। तो अब साइड रिएक्शन क्या है, साइड रिएक्शन आम तौर पर इसको समझने के लिए हम चंद एग्जांपल्स लेते हैं। बच्चों आपको याद होगा कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करें तो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, यही आप कहेंगे, यही मोस्टली ये बनता है। लेकिन आपको ये भी तो पता है ना कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलें तो ये क्या बना सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना सकते हैं। एलिमेंट तो वही है ना जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए बनने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ कंडीशंस हैं, यहाँ कंडीशन और है, यहाँ कंडीशन और है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर थोड़ी सी अमाउंट उसी कंडीशन में किसकी बन सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी बन सकती है। तो ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आपने यहाँ पर अमाउंट कितनी उठाई, आपने उठाई 12 + 32 44 ग्राम्स आपने उठाए। किसके आपने उठाए, आपने कार्बन और ऑक्सीजन के। तो आपको उम्मीद ये थी कि 44 ग्राम आपको ये मिलते हैं, लेकिन आपको ये अमाउंट जो मिल रही है वो एग्जैक्टली 44 ग्राम्स नहीं है। ये बन रही है कितनी, ये बन रही है हमारी 30 ग्राम्स। अब बताओ 14 ग्राम्स कहाँ गए। ये ऐसे नहीं है कि 1 मोल, भाई क्वार्टर मोल भी तो बन सकता है ना, हाफ मोल भी तो बन सकता है ना, इस तरह मोल का 1/4 भी तो बन सकता है, 1/5 भी बन सकता है, 1/8 में, उस हिसाब से। बाकी स्टैचोमेट्री के हिसाब से तो आप कहेंगे यहाँ 44 बनना चाहिए, ये तो इक्वेशन ही नहीं होगी। ऐसे नहीं है, जैसे अभी आपने मास में किया, करेंगे आगे आप कैलकुलेशन तो ये 1/4 1/6 भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि 30 हमने रिएक्टेंट उठाया था 44, 30 तो आपका ये बना प्रोडक्ट, बाकी आपके 14 ग्राम्स कहाँ गए। हाफ मोल बन सकता है, हाफ इसका हाफ उसका बन सकता है।
तो ये कहाँ गए? एक्चुअली 14 ग्राम्स जो थे ये हमें पता ही नहीं चला कि यहाँ थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही है, और इसी वजह से हमारे जितने रिएक्टेंट थे उतनी हमारी प्रोडक्ट नहीं आई। तो ये समझ लें कि यहाँ पर पूरी प्रोडक्ट ना आना मतलब कोई और प्रोडक्ट भी है जो साइट में बनती जा रही है, और इसी वजह से हमारी एग्जैक्ट आइडियल प्रोडक्ट नहीं आ रही। तो अब इस प्रोडक्ट को जो एक्चुअल प्रोडक्ट नॉर्मल प्रोडक्ट के अलावा बन रही है, इस प्रोडक्ट को आप क्या कहोगे? इस प्रोडक्ट को आप कहोगे साइड प्रोडक्ट। क्या कहोगे इसको? साइड प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन को आप क्या कहोगे? साइड रिएक्शन। तो यहीं से डेफिनेशन आपको साइड रिएक्शन की मिल गई कि इट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन विच ऑकर अलोंग अ नॉर्मल रिएक्शन। ये साइड रिएक्शन वो रिएक्शन है जो नॉर्मल रिएक्शन के साथ उसी दौरान चल रहा है, एंड प्रोड्यूसेस अनदर प्रोडक्ट देन अ नॉर्मल वन। जो अपनी एक्चुअल प्रोडक्ट के अलावा, नॉर्मल प्रोडक्ट के अलावा कोई और प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो रिएक्शन क्या है? साइड रिएक्शन है। और वो प्रोडक्ट क्या है? साइड प्रोडक्ट। ये सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन का नहीं है, बल्कि बहुत सारे हैं। जैसे बच्चों N2 और O2 ये लिया तो हमें यहाँ मिला 2NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, लेकिन कुछ अमाउंट चली गई किस में? N2O में। तो अब क्या कहोगे? भाई सारे मोल इसमें चेंज नहीं हुए, कुछ इसमें, ये नॉर्मल प्रोडक्ट थी कंडीशंस में, कुछ अमाउंट इस तरफ चली गई, तो ये क्या है? साइड रिएक्शन है। और ये प्रोडक्ट क्या है? साइड प्रोडक्ट है। और भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। कौन सी हैं? देखें, सल्फर ऑक्सीजन मिलाया, हमें उम्मीद थी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, लेकिन कुछ मोल की अमाउंट किस में चली गई? सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप इसको तो कहेंगे नॉर्मल प्रोडक्ट, रूटीन की प्रोडक्ट, रेगुलर प्रोडक्ट। इसको क्या कहोगे? साइड प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन को क्या कहोगे? साइड रिएक्शन। तो अब यहाँ पर आपको जितने रिएक्टेंट उठाओगे उतनी आपको परफेक्ट अमाउंट मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये नॉर्मल प्रोडक्ट और ये साइड प्रोडक्ट, ये रिएक्शन साइड रिएक्शन है। इन कंडीशंस में याद रखो कभी भी स्टैचोमेट्री पॉसिबल नहीं है। स्टैचोमेट्री यहाँ नहीं होगी, यहाँ करोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। तो ये चीज़ें जहन में रखें हमेशा जब भी स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस करें, तो आपको इन कंडीशंस को जहन में रखना है, और ये कंडीशंस अप्लाई होंगी। दो ये मस्ट हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन ये सिंपल कैलकुलेशंस में जहाँ अगर आपको पता चले लिखा हुआ है कि भाई यहाँ साइड रिएक्शन हो रहा है, अव्वल तो मेंशन नहीं होता, नहीं है तो समझो नॉर्मल रिएक्शन है, साइड प्रोडक्ट नहीं है। अगर लिखा हुआ है कि भाई साइड रिएक्शन हो रहा है और इतनी अमाउंट साइड प्रोडक्ट में जा रही है, तो बताएं बाकी रिएक्टेंट, तो वो आप साइड प्रोडक्ट को माइनस कर लोगे। वहाँ स्टैचोमेट्री साइड प्रोडक्ट को माइनस करके बाकी जो बच जाए उसकी स्टैचोमेट्री कर सकते हो देन अ नॉर्मल रूटीन में, ठीक है। तो ये हैं बच्चों स्टैचोमेट्री की कंडीशंस। नंबर 1 बैलेंस इक्वेशन का होना, और नंबर 2 साइड रिएक्शन का ना होना, साइड प्रोडक्ट का ना बनना, इरेगुलर प्रोडक्ट ना आए, सिर्फ रेगुलर आती रहे, तब हो सकती है। देखें स्टैचोमेट्री जो है ये सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं है, हमारी आम लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है। हर रोज़ हर लम्हे आप कैलकुलेशंस करते हैं, आपका स्टैचोमेट्री से हर लम्हे आपका कंसर्न होता है। फ़र्ज़ करें, मैं एक सादा सी मिसाल आपको देता हूँ। भाई आपने क्या करना है, आपने 1 कप में 2 चम्मच चीनी डालनी, ठीक है। ये 1 कप एक गेस्ट के लिए हो गया, आपके पास 6 गेस्ट हैं। अब आपने चीनी कितनी मैनेज करनी है? पर कप आप 2 स्पून्स आप ले रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है 6 गेस्ट हैं, 6 कप्स आपको चाहिए। तो अब आपको कितनी शुगर उठानी है? हाउ मच अमाउंट? 2 टेबल स्पून्स, 2 टी स्पून्स आप उठाएंगे, इनटू 6 कर देंगे, कितना हो गया? 12 हो गया। आपने भाई घर में मेहमान आ गए, आपको कहा गया कि भाई एक गेस्ट हमारा रोटियां खाएगा, तो पर गेस्ट हमने फ़र्ज़ करो बना दी 2 रोटियां। अब फ़र्ज़ करें हमारे घर में कितने मुख्तलिफ़ तादाद में हो सकते, 10 गेस्ट आ गए, तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे, भाई एक के लिए 2 चाहिए तो 10 के लिए 20 चाहिए, 10 आर रिक्वायर्ड 20। ये स्टैचोमेट्री हो गई।
आप घर में खाना बना रहे हैं, वहाँ स्टैचोमेट्री है। आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, भाई आपने 1 डज़न ऑफ एग्स आपने लेना है, आपको प्राइस का पता नहीं है, भाई आपने एक एग के प्राइस पूछी, आपको पता चला कि 5 रुपीज़ या 6 रुपीज़ का है। तो अब देखो, अब आपने 12 लेने हैं, तो 12 5 60, देखो कैलकुलेशन हो गई। ये है स्टैचोमेट्री। इस तरीके से हम स्टैचोमेट्री, भाई कौन सी चीज़ कितनी उठानी है और कितनी प्रोडक्ट मिलेगी। फैक्ट्रियों में आप चाहें, जब कोई प्रोडक्ट्स बनती हैं, भाई टनों में बनती हैं, तो वहाँ भी उनको मदद कौन करता है? स्टैचोमेट्री। रॉकेट फ्यूल्स हैं, भाई रॉकेट में आपने फ़र्ज़ करो एक रॉकेट खला में जा रहा है, उसको वहाँ आपको पता है हाइड्रोजन रॉकेट फ्यूल होता है और इसको ऑक्सीजन है, ये उसको जलाने में मदद करता है। तो अब वो क्या करेंगे, वो जो रॉकेट इंजीनियर्स हैं वो कितनी अमाउंट उठाएंगे? वो ऐसे नहीं है अब सिर्फ हाइड्रोजन उठा लेंगे और जलाने के लिए तो हाइड्रोजन फ्यूल है, ये रॉकेट फ्यूल है, ये चाहिए तो बस ये उठा लें। लेकिन उनको पता है कि इसकी कंबस्शन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना। अब ऑक्सीजन कितना उठाएं और ये कितना, ऐसे नहीं है कि भैया आप 200 टन आप इसके हाइड्रोजन के उठा लें, थोड़ा सा ऑक्सीजन उठा लें, ऐसे नहीं। ये कह रहा है कि अगर आप इसके 2 मोल उठाते तो इसका 1 मोल उसके साथ आपको चाहिए। एक इससे हमें मालूम हुआ कि अगर हम इसके 2 लीटर उठाते हैं तो इसका 1 लीटर ऑक्सीजन का हमें लाजमन उसके साथ लेकर जाना है, तब ये इतनी अमाउंट कंज्यूम होगी। यूँ कह लो इसके 2 सिलेंडर्स हैं तो आपको इसका 1 सिलेंडर ऑक्सीजन का रखना पड़ेगा। इसके अगर आपने समझो 2 बैरल उठा लिए तो आपको इसके कितने, 1 बैरल उठाना पड़ेगा। तो ये आपको देखें, अब हम अगर हमें ये पता ना होता तो क्या होता, अपने अंदाजे पे उठा जाते, या तो हाइड्रोजन ख़त्म हो जाती, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती, काम नहीं बनता, इक्वल नहीं होता। तो अब ये स्टैचोमेट्री है हर जगह। इंडस्ट्रीज़ में भाई एक कंपनी ने फ़र्ज़ करो उसने कलर बनाने हैं तो उसको अमाउंट फ़र्ज़ करो, उनको कहा गया कि भाई हमें 2 टन कलर चाहिए, तो उसमें ग्रीन और येलो चाहिए। तो ग्रीन के बनाने के लिए जो उनको मटेरियल चाहिए वो फ़र्ज़ करो 2 टन बनाने के लिए 1 टन जो है उनको आमतौर पर ऑयल चाहिए और उसमें 1 टन उनको क्या चाहिए, पिगमेंट चाहिए। तो अब वो तुक्के पे नहीं उठाएंगे, अब उस कैलकुलेशन को ज़हन में रख के करेंगे। ये है स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री का प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह हर चीज़ की कैलकुलेशन समझो स्टैचोमेट्री है। ये केमिस्ट्री में सिर्फ नहीं, आम लाइफ में भी है। तो आते हैं टाइप्स ऑफ स्टैचोमेट्री। टाइप्स कितने हैं स्टैचोमेट्री के, हम इसी से आगे शुरू करेंगे। टाइप्स ऑफ स्टैचोमेट्री। स्टैचोमेट्री कितने टाइप्स की है, या फिर यूं भी कह सकते हैं टाइप्स ऑफ स्टैचियोमेट्रिक रिलेशंस। स्टैचोमेट्रिक रिलेशंस की टाइप्स कितनी हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द स्टैचोमेट्रिक रिलेशंस। तो बच्चों ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 पहला मास स्टैचोमेट्री कह लो, मास क्या कह लो, रिलेशनशिप कह लो। मास स्टैचोमेट्री और मास रिलेशनशिप, ये एक रिएक्टेंट्स का और ये प्रोडक्ट्स का। नंबर 2 सेकंड, ये कौन सा होगा, मास वॉल्यूम स्टैचोमेट्री या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, एक रिएक्टेंट का एक प्रोडक्ट का। फिर नंबर 3 ये कौन सा होगा, वॉल्यूम स्टैचोमेट्री, वॉल्यूम रिलेशनशिप। समझो एक रिएक्टेंट का और एक किसका होगा, प्रोडक्ट्स का होगा। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन, और इसमें हमने ये देखा कि स्टैचोमेट्री बेसिकली क्या है, स्टैचोमेट्री कैलकुलेशंस क्यों की जाती हैं, किससे उसका ताल्लुक़ है, बैकबोन्स का क्या है, और स्टैचोमेट्री की डिटेल्स क्या होंगी। यहाँ याद रखें, मैं आगे अभी ये लेक्चर्स अलग अलग हम करेंगे। मास रिलेशनशिप है, इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मास वॉल्यूम हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, और वॉल्यूम को किस तरह कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर ये हमारा टॉपिक जो है उसका एंड हो गया। अब नेक्स्ट बाकी मैं इनको अलग अलग पार्ट्स में करूँगा। तो आपके 3 लेक्चर इसके होंगे, चौथा आपका लेक्चर किसका होगा,
लिमिटिंग का। हम कोशिश करेंगे कि 3 में ही वाइंड अप हो जाए, अगर नहीं हुआ तो हम फिर इसको आगे ले जाएंगे और उसमें कई कैलकुलेशंस भी आएंगी। वैसे तो डेफिनेशन सिंपल है लेकिन कैलकुलेशंस बहुत सारी हैं, तो हम उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक तक आप मुझे इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।